दोस्तों, आज हमारे साथ हैं श्री उदयवीर सिंह, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मैंने उदयवीर जी को नई परख के मंच पर केवल इसलिए नहीं बुलाया कि वो समाजवादी पार्टी के वो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मैंने उन्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि उनका जो विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य होता है वो मुझे बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि वो भारतीय समाज और राजनीति के बीच के जो संबंध हैं, उन संबंधों की जड़ में जाते हैं और हिंदुत्व के नाम पर जो पाखंड हो रहा है, जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, अपने विश्लेषण से उसको काफी हद तक उसकी पोल खोलते हैं और असलियत को सामने लाते हैं। अभी अभी उत्तर प्रदेश में कल ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। 6 नए मंत्री उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। आज हम लोग इस घटना के बहाने उत्तर प्रदेश की मौजूदा राजनीति का जो एक जातिगत समीकरण है, उस समीकरण के ऊपर विचार करेंगे और वो समाजवादी पार्टी के दृष्टिकोण से भी विचार करेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ा विपक्षी दल है। भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से भी विचार करेंगे और कांग्रेस के दृष्टिकोण से भी विचार करेंगे, जो कि समाजवादी पार्टी की प्रमुख सहयोगी दल है। स्वागत है आपका उदयवीर सिंह जी नई परख के मंच पर। नमस्कार, धन्यवाद आपको बहुत बहुत मुझे बुलाने के लिए और ये नया प्लेटफॉर्म आपने शुरू किया उसके लिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब जो उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, उसके बारे में तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये तो घटना 24 घंटे पुरानी हो गई है। 24 घंटे में तो खबर बहुत पुरानी हो जाती है। अब मेरे दिमाग में जो सवाल है, जो जिज्ञासा है, वो मैं आपके सामने पेश करता हूं। वो जिज्ञासा ये है कि अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के दौरान और उसके बाद में पीडीए की थीसिस निकाली, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का गठजोड़ बनाने की थीसिस निकाली और लोकसभा चुनाव में उन्हें एक बहुत बड़ी कामयाबी भी हासिल हुई। 2014 के बाद शायद देश में किसी भी प्रांत में विपक्ष को इतनी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हुई थी और उसी कामयाबी हासिल होने की वजह से ही नरेंद्र मोदी 400 पार या 350 पार जाने का उनका सपना धूल धूसरित हो गया। वो अल्पमत में आ गए और उन्होंने गठजोड़ सरकार बनानी पड़ी। जी। ऐसा लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी भी कोशिश कर रही है कि कुछ वो भी अपना पीडीए बना ले और उस पीडीए में ऊंची जातियों का छौंक भी लगा ले। तो ये जो हो रहा है, इसको किस दृष्टि से आप देखते हैं? आप नई परख के मंच पर खुलकर बोलिए। कोई आप जरूरी नहीं कि अपनी पार्टी का पक्ष ही प्रस्तुत करें, आप पार्टी का पक्ष प्रस्तुत। मैं तो आपको एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बुलाया है। जी उदयवीर जी। अभय जी, वैसे मैं दो मन का आदमी नहीं हूँ जी। तो मैं जो विचार करता हूँ, राजनीतिक विचार या पार्टी का विचार, उसमें बहुत भिन्नता नहीं होती। जी। सवाल ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी का नया प्रयोग नहीं है। जी। ये पुराना प्रयोग है। जब मोदी जी ने मंच सदन में लोकसभा में उठ के कहा कि मैं पिछड़ी वर्ग से आता हूँ, जब मोदी जी ने कहा कि इतने मंत्री में इतने पिछड़े, इतने दलित, इतने मैंने बनाए हैं लोकसभा में, तब बड़ा हंगामा हुआ था कि इस तरीके से सदन के अंदर सदस्यों का और मंत्रियों का वर्गीकरण कभी नहीं किया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी जातियों की आइडेंटिटी को रेज करके अपने पक्ष में प्रयोग करने का काम तो बहुत पहले से कर रही है। उत्तर प्रदेश में वो एंटी यादव है। क्या वो बिहार में एंटी यादव थी? क्या वो मध्य प्रदेश में एंटी यादव थी? और हरियाणा में तो पूरा जो भार था वो अहिरवाल के ऊपर ही था, कांग्रेस भाजपा की सक्सेस का। तो इनका जातियों के बारे में समीकरण और प्रदेश और जिलों के हिसाब से सोच बदलता है। अब क्योंकि सरकार में है तो कुछ न कुछ तो करना है। क्या करें? अपने लोगों को बहुत दिन से गुमराह किए हुए थे। फरवरी 2024 में सरकार ने बराची सभा में कुछ हमारे दलों के लोगों को डिफेक्ट करा के, या जो कहिए हम भारतीय समाजवादी पार्टी की भाषा में कहेंगे कि गद्दारी करा के मत लिया था। और कुछ वादे उस समय हुए थे और उस समय भी मंत्रिमंडल का विस्तार अवेटेड था। ये कि कर्तव्य विमूढ़ रहे, ये क्या करें क्या न करें, क्योंकि ये वोट किसी और का लेते हैं, जिलों की लीडरशिप किसी और वर्ग की है और बातें कुछ और करते हैं। तो
ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि यहाँ विपक्ष में रहती है तो आसानी से हो जाता है, सरकार में है तो आप किसी को मंत्री बनाओ किसी को नहीं बनाओ। अब उन्होंने एक विश्वकर्मा समाज के मंत्री बनाए। अब प्रश्न विश्वकर्मा समाज ये पूछ रहा है कि क्या ये मंत्री गाजीपुर में विश्वकर्मा समाज की दलित महिला विश्वकर्मा समाज की बालिका के साथ होने वाले अपराध का न्याय करा पाएगा? अगर वो नहीं करा पाएगा, उससे कहा जाएगा कि ये गाड़ी घोड़ा लो और घूमो यार, फालतू की बात मत करो। तो मेरी दृष्टि में उस पद का कोई महत्व तो नहीं। पूरी पूरी पार्टियां हैं बीजेपी के गठबंधन में जो जाति आधारित है। निषाद पार्टी है, उसका मूल मुद्दा यह है कि निषादों को सम्मान, निषादों को रिजर्वेशन, उनको जो है एसटी का दर्जा, एसटी का दर्जा। ओम प्रकाश राजभर लगातार 17 से 22 तक भाजपा से लड़ते रहे, ये कि पहले सरकार में रहे फिर लड़ते रहे, कह के कि सामाजिक न्याय समिति का जो है रिपोर्ट लागू कराऊंगा। अब 5 साल से मंत्री हैं। तो नए मंत्रिमंडल में एक आध कोई नया नवेला विधायक बना भी दिया जाए, उससे क्या फर्क पड़ना है? क्योंकि उनसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स पहले से बैठे हुए हैं। जिन पार्टियों की बात कर रहा हूं उनका जो भी संगठन है वो पूरा नीचे तक जाति आधारित ही है। पिछड़ों की बात कर रहा है तो पीडीए तो पहले से है। ऐसा थोड़ा है कि किसी जाति के किसी पार्टी में नेताओं की कमी है, नेता तो है। दिक्कत यह है कि भाजपा ने इन सबको समझा दिया है कि अपना मंत्री की कुर्सी लो और चुप बैठो। आपका काम है सुबह उठ के 8 बजे अखिलेश यादव जी के बारे में उल्टा सीधा ट्वीट करना। ये नकारात्मक राजनीति करते हैं। ये चाहते हैं, जैसे आज आप सुबह अगर ट्विटर देखेंगे आप निषाद पार्टी के अध्यक्ष का और भाजपा के अध्यक्ष का, तो उसमें बहुत ही निम्न स्तरीय भाषा में अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी के लिए आपको वो मिलेगी न्यूज, वो उनका ट्वीट। जैसे आज लिखा गया है कि अखिलेश यादव आसमान में जाके अपनी भैंसें उड़ाएं, सैफई में जाके अपनी भैंस उड़ाएं और हम तो जमीन पे अपना चक्र चलाएंगे। तो यादव ऐसा होता है, ये औरंगजेब हो गए हैं, गजनी हो गए हैं। मतलब कुल मिला के धार्मिक और जाति आधार पर इतना अपमानित करने की कोशिश की जाती है कि अखिलेश जी का कोई समर्थक नाराज होकर कोई विवाद इनके साथ कर दे। इससे 2 फायदे हैं। एक तो भाजपा मुतमईन हो रही है कि वो समाजवादी पार्टी के कोर वोटर को इतनी गाली दिलवा देगी इनसे कि अगर ये बाद में भाजपा के चुंगल से छूटना भी चाहे तो सामने वाला दल इन्हें स्वीकार न करे। और दूसरा ये कि अगर कोई विवाद हो जाए तो यादव वर्सेस कोई अन्य जात करके उसमें राजनीति की जाए। तो इस मंत्रिमंडल विस्तार का कोई मायने नहीं है। जो वादे कर दिए थे हमारे गृह मंत्री साहब ने, उन्होंने ये संदेश दिया कि मैं जो वादा करता हूं वो पूरा करता हूं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के 40 से ज्यादा ब्राह्मण विधायकों ने मीटिंग की। अधिकांश उसमें भाजपा के पुराने संगठन से जुड़े लोग हैं, लेकिन उनमें से किसी का नंबर नहीं आया। मंत्री कौन बना? श्री मनोज पांडे। उन्होंने 2024 में वोट किया था भाजपा के राज्यसभा में और यह वादा किया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मैं राहुल गांधी की सीट पे कमाल करके दिखा दूंगा, राहुल जी को चुनाव हरवा दूंगा। वो जिस विधानसभा से आते हैं उसका नाम है ऊंचाहार। राहुल जी उस सीट से 80,000 से ज्यादा वोट से जीत के आए। तो ये जवाब भाजपा को अपने ब्राह्मण नेताओं को देना है कि जिस दल बदलू विधायक को आपने पार्टी में लिया, उसमें पार्टी के लेने के बाद भी पार्टी उसकी विधानसभा में 80,000 से हारती है, तो क्या एक विधानसभा में 4-5 लाख से हारेंगे? कितना हारेंगे? उसके बाद वो मंत्री बना क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशन ये है कि अमित शाह जी ने वादा किया था, उसके घर नाश्ता किया था जाके 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो वो जो अच्छा करे बुरा करे, उनका वादा उन्होंने पूरा किया। भूपेंद्र सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष बदला तो उनसे वादा किया गया कि भाई प्रदेश अध्यक्ष आप हैं तो आपको हम मंत्री बना देंगे, तो उनको मंत्री बनाया गया।
और जिनसे और वादा कर रहे थे, जैसे पूजा पाल से बहुत काम लिया इन्होंने, जो काम आज ओम प्रकाश राजभर और उन लोगों से करा रहे हैं, समाजवादी पार्टी पे बहुत सारे घिनौने आरोप लगाने का, पोलराइज करने का, वो सारे काम पूजा पाल जी से कराए गए। और लोकसभा में, विधानसभा में जब विशेष सत्र हुआ तो पूजा पाल जी ने बोलना चाहा, लेकिन समाजवादी पार्टी के वक्ताओं की सूची समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक देते हैं, उसमें उनका नाम नहीं था। मुख्य सचेतक ने कहा भाई मेरी पार्टी से वो बोलेंगे जिनका नाम मैंने दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने पैनल में से एक व्यक्ति का समय कम करा के कहा कि पूजा पाल जी बोलेंगी, इनका समय भाजपा के विधायकों में गिर जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि लिखा पढ़ी में किस स्तर पर जाके पूजा पाल जी से आरोप लगवाए गए, लेकिन पूजा पाल जी का नंबर नहीं आ पाया। अब वो फंस गई बेचारी कि वो पर्चे जो है योगी जी के दिए हुए पढ़ रही थी, और मंत्रिमंडल जो है अमित शाह साहब के यहाँ से बन रहा था, या क्या बन रहा था वो भाजपा के लोग ज्यादा जानेंगे। लेकिन जो नाम तैरते रहे, उत्तर प्रदेश में क्षत्रियों का मनमानी करने का आरोप लग रहा है, क्षत्रियों की सरकार बताई जा रही है। आश्चर्य होगा आपको इस तथ्य की तरफ ध्यान देके, उत्तर प्रदेश में एक कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है क्षत्रिय समाज का। आश्चर्य है आपको कि नहीं? एक कैबिनेट मिनिस्टर समाज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्षत्रिय समाज का नहीं। कुछ पुलिस के अधिकारी, कुछ आईएएस अधिकारी, कुछ सलाहकार के रूप में बन गए अधिक लोग मुख्यमंत्री जी को घेरे हैं। जात के नाम पर सब तरह के अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार करवाते हैं, और मुख्यमंत्री ऐसे और प्रदेश में ऐसे संदेश जा रहा है कि क्षत्रिय समाज की तो बम है। अरे 4 ठेकेदार, 4 पुलिस वाले, 4 अधिकारी आईएएस और 4 सलाहकार, ये 16 लोग मिलकर क्या उत्तर प्रदेश के क्षत्रिय समाज का उद्धार कर देंगे? वो तो दोनों तरफ से गाली खा रहा है, उधर से भी और इधर से भी। मेरी एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक से बात हुई, क्षत्रिय समाज के विधायक से। उसने पूछा आपके दल में क्या है? हमने कहा जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। हमारे यहाँ तो तय है, जाति जनगणना करिए, जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना आरक्षित कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ जहाँ समीकरण बनेगा वहां सम्मान मिलेगा। उसने कहा हमारे यहाँ तो बहुत बुरी स्थिति है, हम तो दिल्ली लखनऊ के बीच में फंस गए, दिल्ली वाले हमें अपना नहीं मानते, लखनऊ वाला हमारे लिए राजनीतिक कुछ कर नहीं पाता। तो वरना इतने नाम चले, महेंद्र सिंह पूरे पिछली सरकार में मंत्री थे, और हाईफाई मंत्री थे, राष्ट्रीय सचिव भी है, कई मंडलों कई प्रदेशों के प्रभारी है, मंत्री नहीं बन पाए। तो इसलिए इस मंत्रिमंडल ने तो समाजवादी पार्टी का रास्ता और आसान इस लिहाज से किया है कि भाजपा को बहुत सारे सवाल अपने ही लोगों को देने हैं जवाब, और जवाब तो है नहीं। भाई जो 90% वोट दे रहा है वो आपसे पूछ रहा है मेरे लिए क्या कर रहे हो आप? जो 87% वोट दे रहा है वो पूछ रहा है आपसे। तो ये भाजपा को तय करना है कि वो पीडीए को सम्मान देना चाहते हैं, वो सामाजिक न्याय करना नहीं चाहते। समाजवादी पार्टी की तो नीति बहुत स्पष्ट है, हम राजनीतिक हिस्सेदारी भागीदारी देंगे, और उसका उदाहरण है उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में। अभी जो उत्तर प्रदेश में पिछला 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी ने सबको भागीदारी हिस्सेदारी दी। सरकार के दम पे राजभरों की पार्टी को भाजपा ने अपनी तरफ ले लिया, लेकिन राजभर सांसद समाजवादी पार्टी ने बनाया, भाजपा नहीं बना पाई। निषाद पार्टी भाजपा के साथ थी, संजय निषाद के बेटे भी हारे, दूसरी मंत्री फतेहपुर वाली निषाद वो भी हारे, और 2 निषाद सांसद समाजवादी पार्टी से चुने गए। मौर्य समाज में केशव मौर्य अपनी सीट और सम्मान बार बार नहीं बचा पाते, हार जाते हैं, लेकिन 6 निषाद समाज के मौर्य समाज के लोग समाजवादी पार्टी से लड़े, 3 हारे, और 3 के बारे में मौर्य समाज की राय है कि उनको भाजपा ने हरवा दिया। एक फर्रुखाबाद में 3500 से, एक फूलपुर में 6,500 से, और एक आपके पश्चिम उत्तर प्रदेश में बिजनौर सीट पे तो थोड़े से वोट से। तो हमने तो
मौका दिया, हिस्सेदारी दी, भागीदारी दी। हम 10 यादव लड़ाए, 5 जीते, इससे बढ़िया हम 6 लड़ाए, 5 जीते। जी। बात तो सांसद बनने की है ना। तो समाजवादी पार्टी ने तय किया कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे और बना के दिखाएंगे। उदयवीर जी, जी एक ये तो आपका विश्लेषण, मैं सहमत हूं आपकी बात से, आप जो कह रहे हैं। हम लोग एक ही मुकाम पर खड़े हुए हैं जहां तक इस विश्लेषण का सवाल है। आप देखिए, 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद से पहले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये थी कि उसको लोग व्यंग से ब्राह्मण बनिया पार्टी बोलते थे। जी जी जी। लेकिन 2017 के चुनाव में उसे जिस तरीके का वोट प्राप्त हुआ, उससे लगा कि उन्होंने अपनी एक सामाजिक भावभूमि बनाई है, उन्होंने एक सामाजिक गठजोड़ बनाया है जिसके अंदर गैर यादव पिछड़ा वोट भी उनको मिला और गैर जाटव दलित वोट का भी एक हिस्सा उनको प्राप्त हुआ और महिलाओं का वोट काफी मिला। जो डेटा CSDS लोकनीति का डेटा बताता है, महिलाओं का वोट उन्हें काफी मिला और ऊंची जातियों के वोट तो उन्हें झोली भर के मिले ही मिले। तो उन्होंने एक अच्छा वोट बनाया और अच्छी शानदार उन्होंने जीत भी दर्ज की। उसके बाद में 2024 के लोकसभा चुनाव को छोड़कर बाकी चुनावों में वो मोटे तौर पर उस जनाधार को कायम रखने में सफल रहे। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ तो भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी युक्तियां हैं, भाजपा के पास ऐसी युक्तियां हैं जिनके जरिए वो ऊंची जातियों के साथ में पिछड़ी जातियों का और कुछ दलित जातियों का एक गठजोड़ बना लेते हैं। ये 2-3 कई चुनावों में उन्होंने करके दिखाया है उन्होंने। जी जी जी, मैं सहमत हूँ आपकी बात से, लेकिन मैं इसी में उनका पेच फंसा है। कभी कभी हम तत्कालिक लाभ लेते हैं, जैसे उन्होंने हमारी पार्टी में विवाद पैदा कर दिया। अपने दल के विवाद को चर्चा करना कोई उचित नहीं समझता, फिर भी मैं कह रहा हूँ, उन्होंने हमारे को डिस्टर्ब कर दिया। 2017 में हम पहले अपनी पार्टी बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे और ये तो सदन के अंदर भी हमारे लोगों की बातें आ चुकी हैं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी बैकडोर से संपर्क में थी, सपने दिखा रही थी। बहुजन समाज पार्टी की पूरी लीडरशिप उन्होंने तोड़ ली। 17 में जो चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें समाजवादी पार्टी का मत प्रतिशत कम नहीं हुआ, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जितना वोट टूटा वो सीधा बीजेपी को शिफ्ट हो गया। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को पार्टी में शामिल किया और मैं ये कह रहा हूं, मेरा ये मानना है कि बहुजन समाज पार्टी की लीडरशिप को ब्लैकमेल भी किया, क्योंकि जिस तरह बहुजन समाज पार्टी की लीडरशिप ने पोजीशन ली सामाजिक मुद्दों पे, माननीय काशीराम जी की राजनीतिक विरासत के विपरीत, जो आमतौर पर संभव नहीं थी जब तक कि कोई पार्टी के ऊपर से दबाव न हो। और जिस तरह ईडी सीबीआई सबका खेल चल रहा है देश में, वो किसी से छुपा नहीं। समाजवादी पार्टी ने इस लड़ाई को लड़ा। हम उस समय अलायंस करने के पोजीशन में थे, हम पे समय ही नहीं था ना, हम अपना सिंबल बचा रहे थे दिसंबर तक, साइकिल सिंबल हमें मिलेगा कि नहीं, उसका पूरा बीजेपी ने लाभ लिया। और एक जनरल इंप्रेशन बना हुआ था पहले कि पिछड़ों की पार्टी समाजवादी पार्टी, अगड़ों दलित की पार्टी बहुजन समाज पार्टी और बचे कुछ अगड़े हैं। और उस समय ब्राह्मण और ठाकुर समाजवादी पार्टी में अच्छा, क्षत्रिय समाज गुड सेकंड के रूप में भारतीय समाजवादी पार्टी के अंदर मौजूद था। तो 17 में जो प्रचार का तूफान चला, 2024 की मोदी अपने 2014 के मोदी अपने चरम पे थे, पार्टियां टूट गई, हमारे पास संसाधन नहीं थे, हमारी कांग्रेस से अलायंस हुआ तो हमने 104 सीटें अलायंस में छोड़ दी। और ऐसी परिस्थितियों में सब बिरादरी की लीडरशिप लेने के साथ साथ भारी पैमाने में दुष्प्रचार हुआ और उस दुष्प्रचार को हम बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं थे। दुष्प्रचार ये हुआ कि सारी नौकरी, सारा हिस्सा यादव खा गए पिछड़ों का। 46 में 56 एसडीएम यादव बना दिए। 56 में 46 बोलते थे, लेकिन मुख्यमंत्री सदन में 46 में से 56 कह देते। तो ये तो दुष्प्रचार था, फर्जी रिजल्ट बनाया गया लोक सेवा आयोग का उत्तर प्रदेश का, और वो वितरित किया गया कि कैसे सारे यादवों ने एसडीएम के पोस्ट किया ली। और मैं इस कमी को आपके सामने स्वीकार करूंगा कि न उतने हमारे पास कैंपेनर्स थे,
भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव के समय में सारे हेलीकॉप्टर सारे जहाज बुक कर लेती है, उसपे इतना पैसा है, वो कहती है कि आप खड़ा रखिए लेकिन बुक है ना किराया दूंगा, ताकि कोई दूसरा न चले। हमारे पास तो एक ही हेलीकॉप्टर था अखिलेश जी के पास, और तो कोई चल नहीं रहा। तो उस प्रचार तंत्र में ये दुष्प्रचार हो गया कि सारा हिस्सा यादव खा गए, और एंटी यादव और एंटी मुस्लिम कैंपेन चला। 2019 में जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ, इतनी कट्टर एक दूसरे के विरोध के बाद, उसके सिर्फ दो ही कारण थे। पहला कारण था कि 12 से 17 की सरकार में अखिलेश यादव जी ने विपरीत राजनीतिक विद्वेष की भावना से किसी भी बहुजन समाज पार्टी के लोगों को नहीं फंसाया, न किसी को जेल भेजा, न किसी को मुकदमा लिखा, जो उस समय एक आश्चर्यजनक घटना थी, क्योंकि इससे पहले तो आप जानते हैं कि इतिहास क्या था। अखिलेश जी ने तय किया हम विकास की राजनीति करेंगे, काम बोलता कर चुनाव लड़ेंगे। और दूसरा कारण था, उससे कटुता कम हुई, और दूसरा कारण था कि 17 में भारतीय जनता पार्टी ने जब पूरी बहुजन समाज पार्टी तोड़ दी, तो यादव और दलित जाटव समाज के लोग जो कोर वोटर थे, और मुस्लिम जो कॉमन कोर वोटर था दोनों का, उनके बीच में ये चर्चा आम हो गई कार्यकर्ताओं में कि हमारी पार्टी तोड़ दी, इनकी पार्टी पूरी खत्म कर दी, और हम दोनों को भाजपा ने नुकसान किया, इससे हमें एक होना चाहिए। और उपचुनावों के दौरान हमारा कैडर एक हो गया, लीडरशिप बाद में जाता ही, कैडर एक हो गया। जब हम एक हो गए तो दलित समाज के बीच में जो दुष्प्रचार किया जाता था, वो दुष्प्रचार समाजवादी पार्टी के कम हुआ, और इसी का नतीजा आपने 22 और 24 में देखा। आप भी इसको मैच कर लीजिए, मेरी फीलिंग्स को, मेरी ऑब्जर्वेशन को, किसी भी डेटा से आप मैच करके देखिए। 19 अब 22 में आ गया। इतने दिन से लगातार हम सदन में पूछ रहे हैं, लोगों पूछ रहे हैं कि भाई यादव तो सारी नौकरी खा जाते थे, अब यादव तो सरकार में है नहीं 10 साल से। अब मौर्य, सैनी, साकी, कुशवाहा, पाल, प्रजापति, इनकी नौकरी कहां है? इसका जवाब भाजपा के पास नहीं है। इसलिए हमारा पीडीए पीडीए है, उनका पीडीए पीडीए नहीं है। वो कहते हैं पीडीए, तो वो कहते हैं बताओ भाई मेरी नौकरी कहां है, मेरी भागीदारी कहां पड़ी सरकार आने के बाद? जो नेता मंत्री बनाए हुए हैं वो अपने समाज के विषय में बोल नहीं पाते, आरक्षण में बेईमानी होती है वो बोल नहीं पाते। उससे तो भारतीय जनता पार्टी का और मजाक बन रहा है आम लोगों के बीच में। मैं मानता हूं कि मैनेजमेंट भी एक चीज है, और जो भाजपा का अच्छा है, लोगों को मैनेज करना, किसी को शिथिल कर देना दबाव बना के, किसी को पैसा देके फास्ट कर देना, प्रचार माध्यमों को खरीद लेना। आप बहुत सारे ऐसे, आप जैसे सीनियर और बहुत ही काबिल पत्रकार हैं, जो कोई अपना पोर्टल चला रहा है, अपने जो समझौता नहीं करना चाहता, और जो समझौता नहीं करना चाहता उसे पोर्टल चलाना पड़ेगा, और जो समझौता करने को तैयार है वो वहां की स्क्रिप्ट पड़ेगा। क्या मोदी से विपक्ष नहीं कर रहा है? अब दो बातें प्रचार होता रहे। हम लोग अपनी चर्चा के आखिरी दौर में आ रहे हैं। दो प्रश्न और मैं आपके सामने रखूंगा। पहला सवाल ये है, आपने कहा कि ये इन्होंने सारे नेता बीएसपी के फोड़ लिए और उनके नेतृत्व को ब्लैकमेल भी किया। बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन वो प्रक्रिया तो अभी भी जारी है, वो प्रक्रिया तो अभी भी जारी है, और 2027 के चुनाव में भी होगा वो, क्योंकि वो पिछले चुनाव में हो चुका है। पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल और अभी पूछ देता हूं, फिर आप अपने हिसाब से उनका जवाब दीजिए। दूसरा ये है कि पिछले चुनावों में बार बार ये बात सामने आती रही है कि जो ब्राह्मण मतदाता है या ब्राह्मण नेतृत्व जो है, समाजवादी पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी से नाखुश है, वो क्षुभित है विभिन्न कारणों से। उन कारणों में हम लोग जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन ये एक हकीकत है कि ब्राह्मणों में आप बैठिए तो आपको इस प्रकार की चर्चा सुनाई पड़ेगी। तो समाजवादी पार्टी के पास उनकी हमदर्दियां जीतने के लिए क्या योजना है, या समाजवादी पार्टी ने ये छोड़ दिया है कि हम उनकी हमदर्दियां नहीं जीतेंगे, वो जहां चाहे वहां वोट दें? देखिए, पहला प्रश्न तो ये है कि कुछ लोग राजनीति में उदाहरण से सीखते हैं। वो ये देखते हैं कि हम जीत कहां से सकते हैं। पहला प्रश्न ये होता है। संजय निषाद जी का बेटा हारा भाजपा की पूरी ताकत के बाद। दारा सिंह चौहान जी समाजवादी पार्टी से विधायक पद से इस्तीफा देके गए मंत्री बनने,
उपचुनाव लड़े, पूरी सरकार लगी रही, उपचुनाव हार गई। सरकार की पूरी बेईमानी दूसरे उपचुनाव में चली, लेकिन दारा सिंह चौहान के लिए नहीं चली। ओम प्रकाश राजभर जी का बेटा पूरी ताकत सरकार की लगा के लड़ा और हार गया। जबकि मऊ सीट जहां से वो लड़ रहा था, चौहान, राजभर, भाजपा, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। इनसे यह साबित हो गया है कि भाजपा का कोर वोटर भाजपा को पिछड़ों का वोट लेते हुए तो स्वीकार कर लेता है, पिछले दल के नेताओं को, उनको वोट देने के मन में नहीं। समाजवादी पार्टी का वर्कर इन नेताओं से घृणा नहीं करता, इनकी राजनीतिक जो मौका परस्ती है उससे नाराज जरूर रहता है। लेकिन ये जो उदाहरण है वो बता रहे हैं कि जितने बड़े बड़े नेता जो बन के गए, वो भाजपा भी इतने बड़े मैनेजमेंट से उन्हें जिता नहीं पाई। दूसरी बात यह है कि इधर वापसी लोगों की हुई इस आधार पर कि जीतेंगे कैसे। 24 का जो रिजल्ट है, मैं आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। 22 का चुनाव जब हम नहीं जीते, जो कि हम आशा कर रहे थे जीतेंगे, उसमें कुछ गलतियां हुई। भाजपा ने कुछ होशियारियां, आप चुनाव बहुत अच्छा लड़े 22 में। भाजपा ने होशियारियां की, चालाकियां की, थोड़ा वोट और हम बढ़ा सकते थे, लेकिन हमारी कुछ गलतियां हमसे भी हुई और हम लोग नहीं जीत पाए। उनको हमने समझ लिया है, हमारे दल ने समझ लिया, हम टीवी पे बोलना नहीं चाहते, उनको हमने करेक्ट किया 24 में, और हम उनको शार्पन करेंगे 27 में। तो बात ये हुई कि 24 में ये लोगों ने समझ लिया कि हिस्सेदारी भागीदारी देकर जीता समाजवादी पार्टी सकती है। 22 के बाद हमारे साथ जो दल बदलू भी ये गए हैं, ये इसलिए गए हैं कि इनको लगा कि अब तो समाजवादी पार्टी गई, 24 में तो मोदी से कोई लड़ नहीं पाएगा। 27 में 22 में सरकार नहीं आई, 24 में मोदी आ जाएगा और फिर मोदी दल को समाप्त कर देगा, इसलिए लोग गए। 24 की जीत ने लोगों को कॉन्फिडेंस दिया है, और नेता लोग अब भाजपा का दामन पकड़ने के लिए छोड़ने के इंतजार में बैठे। चक्कर ये है कि अपोजिशन कितनों को एडजस्ट करे। इसलिए हमारी पार्टी ने तय किया था 24 में, हम जब पिछड़े वर्ग के लोग ये महसूस करने लगे कि हमारा दल समाजवादी पार्टी है, दलित वर्ग के लोग ये महसूस करने लगे कि मान्यवर काशीराम जी का एजेंडा, बाबा साहब का एजेंडा, लोहिया जी का एजेंडा कोई अलग अलग नहीं है, और हम दोनों मिलकर एक दूसरे का भला हो सकता है, और अखिलेश जी सम्मान स्थान दे रहे हैं, तो वो हमारा साथ देने के मन में आ गए, साथ देने लगे, तो हमने उनको भागीदारी देनी शुरू कर दी। तो इसलिए नेता जब तक अपने समाज के लिए कोई व्यवहारिक कार्य, कोई उनका प्रभाव नहीं होगा, वो प्रभाव से अपने समाज के भले का कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे, तब तक उनके जाने का कोई फायदा नहीं होगा। और अपोजिशन में भाजपा रहकर ये काम कर लेती थी क्योंकि वादा करना होता था। अब तो 10 साल हो गए और ऊपर 12-13 साल हो गए दिल्ली में, कोई बहाना कारण भी नहीं है कि क्यों। इसलिए जवाब नहीं है भाजपा के पास, कोई नया मुद्दा लाएंगे, जैसे उन्होंने 24 में राम मंदिर का प्रयास किया था यूपी में, इसलिए समय से पहले उद्घाटन किया, समय से पहले इवेंट बनाया, बहुत कुछ किया, शंकराचार्यों को भी माइनस कर दिया, योगी मोदी जी आगे प्राण प्रतिष्ठा करने लग गए, लेकिन जनता ने फैजाबाद में जवाब दे दिया, चित्रकूट में जवाब दे दिया। इसलिए मेरा भरोसा है, क्योंकि सरकार में रहकर खाली वादे से काम नहीं चल सकता। जो भी नेता भाजपा के साथ जाएगा उसे जवाब ये देना पड़ेगा कि 10 साल में मेरा क्या किया तू। जो भाजपा के पिछले वर्ग के मंत्री हैं, अपने समाज के लोगों में खुल के कहते हैं कि साहब हमारी चलती नहीं, क्योंकि एक दिन आपने कह दिया काम करा देंगे आपका, 2 दिन कह दिया, 3 दिन कह दिया, कितने दिन कहेंगे। जब कुछ नहीं होगा तो कहना ही पड़ेगा कि भाई मुख्यमंत्री नहीं सुनता है। और दूसरी बात समाज की बात है, समाजवादी पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार हुआ और कुछ नेता, बहुत सारे नेताओं ने अपने हिसाब से भाषण भी दे दिया। हर आदमी के पार्टी के साथ साथ व्यक्तिगत हित भी होते हैं, तो कुछ दुष्प्रचार हो गया, लेकिन समाजवादी पार्टी बिल्कुल भी अगली जातियों को सम्मान स्थान देने के खिलाफ नहीं है। 9 तारीख को राणा प्रताप जी की जयंती थी, पूरे क्षत्रिय समाज के लोग जुटे थे। अखिलेश जी ने कहा कि आपने पहले हमारे लिए संघर्ष किया था, इस बार भी आपको सम्मान देंगे, स्थान देंगे, लेकिन हमारा सिर्फ इतना राइडर है
कि जिन्होंने आपको एक तरफा राज कराने का वादा किया था, उन्होंने तो आपको गंगा बता के नाले में कूदा दिया। कहा आपको गंगा में स्नान करा रहे और कूदा दिया नाले में, वहां कुछ नहीं, सब इज्जत भी नहीं है। हिस्सा तो छोड़ो। हमारे यहाँ आपको समावेशी बनना पड़ेगा, सामाजिक न्याय को समझना पड़ेगा, गरीब पीड़ित वंचित को भी सम्मान देना पड़ेगा। ताकि हमारे नेता विरोधी दल ब्राह्मण समाज से हैं, ये जो मनोज पांडे गए हैं, जाने वाले दिन तक मुख्य सचेतक के पार्टी के, जनेश्वर जी हमारे आइडियोलॉग रहे हैं, कभी प्रभूषण तिवारी हमें रास्ता दिखाते रहे हैं, और सबको सड़क से लेकर संसद तक सम्मान जहां जहां मिलना चाहिए समाजवादी पार्टी देती रही। समाजवादी पार्टी की 12 से 17 की जो नीतियां थी, अगर आप उठा लीजिए, ये डेटा हम देंगे बाद में, चाहे लैपटॉप बटाओ, चाहे विद्याधन बटाओ, उसमें जाति भेद नहीं था। और ज्यादा मेरिटोरियस स्टूडेंट्स प्रभावशाली जातियों के ही थे, वही ज्यादा लाभान्वित हुए। अब एक तो बात और हमारा कहना बताइए, एक बात बताइए, एक लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया था, उसमें निश्चित रूप से आप लोगों ने कांग्रेस के गठजोड़ के साथ जो चुनाव लड़ा था, सारा श्रेय उसको जाता है। बहुत बेहतरीन चुनाव लड़ा और देखते देखते आप लोगों ने बाजी पलट दी, जबकि लोगों को, बाहर बैठे हुए लोगों को इस तरह की उम्मीद नहीं थी। लेकिन उस चुनाव परिणाम में जो उत्तर प्रदेश की भाजपा योगी के नेतृत्व में और केंद्र की भाजपा अमित शाह के नेतृत्व में, उन दोनों के बीच का जो अंतर्विरोध था, जिसकी वजह से वो लोग, उन लोगों के पूरे चुनावी मुहिम उतनी प्रभावी नहीं हो पाई। बहुत सारे विरोधाभास थे, एक दूसरे को वो लोग कैंसिल कर रहे थे। उसका भी एक परिणाम था वो चुनाव, ये नहीं कह सकते कि उसका परिणाम नहीं था। और वो चूंकि लोकसभा चुनाव था, अब विधानसभा चुनाव में तो उस तरह का आपसी झगड़ा मेरे ख्याल से कुछ कम होगा उनके बीच में, वो ज्यादा मिलजुल कर और योजना पूर्वक चुनाव लड़ेंगे। जी देखिए, 2024 में भी एंटी इनकम्बेंसी थी जी और 2027 में उससे भी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी होगी, क्योंकि प्रदेश के लोगों को सरकार से ज्यादा काम पड़ता है। उत्तर प्रदेश, उन्हें भारत सरकार की योजनाओं का सीधा उनसे उनसे संबंध नहीं होता, वो घुमा फिरा के प्रभाव पड़ता है। उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर, उत्तर प्रदेश की और संस्थाएं, काम, सिंचाई, पीडब्ल्यूडी, जितने भी विभाग हैं, वो सीधे सीधे प्रभावित करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो लूट, बेईमानी, भ्रष्टाचार हो रहा है, मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के को लोगों ने सपना दिखा दिया कि आपको प्रधानमंत्री बनना है और अगले प्रधानमंत्री आप ही। उदाहरण के लिए, आप कलकत्ता के एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो वहां भी उत्तर योगी जी का प्रचार लगा होगा। अरे भाई, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का उत्तर प्रदेश की बजट से दूसरे प्रदेश के एयरपोर्ट पर प्रचार का क्या मतलब है? कुछ कुछ लोग रिसर्च करके आगे IAS अधिकारी ले आते हैं किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था से कि देखिए, विश्व में बस मोदी जी से थोड़ा ही नीचे आप हैं लोकप्रियता में, और अमित शाह तो कहीं है ही नहीं। तो ये सब तो आप जानते हैं, सत्ता प्रतिष्ठानों में बैठे लोगों को अपनी दुकान चला ली होती है, उनका भी अपना सिस्टम है। एंटी इनकम्बेंसी 2027 में ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार से डायरेक्टली प्रभावित है उत्तर प्रदेश का व्यक्ति। दूसरी बात, अगर ये विरोधाभास रहेगा और एक मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की योजना को कमजोर कर दिया, तो आप किस आधार पर ये कह रहे हैं? मेरा आपसे सवाल है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की योजना को खराब करने में केंद्र कमजोर पड़ जाएगा। अगर उनमें कोई मतभेद है, हम उनके मतभेदों के आधार पे कोई राजनीति नहीं कर रहे। उनमें मतभेद है, दोस्ती है, वो जाने, उनके घर वाले जाने। हम तो सीधा सीधा जो 10 बजट उत्तर प्रदेश की सरकार ने लूट लिए हैं, और जो एक तरफा तीन ठेकेदार, 2-3 उद्योगपति, 8-10 अधिकारी, ये पूरे उत्तर प्रदेश को रौंद रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी डेटा देख देख के खुश हैं। हम तो इसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। रोजगार का क्या सवाल है, किसान का कितना बुरा हाल है। आप बुलडोजर कहते हैं, ये बुलडोजर एक तरफा चलता है। मुख्यमंत्री के आसपास का कोई आदमी अगर फंस जाए, उनके समीकरण का कोई आदमी फंस जाए, तो बुलडोजर भूल जाता है, चाबी, पेट्रोल खत्म, डीजल खत्म, चाबी नहीं मिलती, कोई जाता नहीं। और अगर दूसरा कोई यादव, मुसलमान, कोई समाजवादी, कोई उनकी नापसंद का आदमी मिल जाता है, तो उसके घर कोर्ट का भी आदेश नहीं मानते, चला देते हैं। तो जनता तो बहुत सारी चीजें देख रही है, हमको तो उसी पे भरोसा है। और ऐसे दौर में जब भाजपा की इतनी बड़ी धन की, प्रचार तंत्र की ताकत हो,
तो जनता के अलावा कोई और विकल्प भी मुझे ठीक नहीं लगता। बहुत बहुत धन्यवाद उदयवीर जी, आपने दिल खोलकर बात की और काफी गहन विश्लेषण किया। और चूंकि उत्तर प्रदेश का राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेज है, चुनाव तो बिल्कुल सिर पे ही खड़ा हुआ है, मेरे ख्याल से 9-10 महीने रह गए हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में, तो हम लोग बीच बीच में कम रह गए, कम रह गए, हम लोग बीच बीच में आपसे चर्चा करते रहेंगे और आप अपने धन्यवाद कीमती समय निकालते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका इस नए पोर्टल के लिए बहुत आपको शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।